महिला सुरक्षा के लिए कानून को और सख्त बनाने के लिए सरकार के अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कानून में बदलाव हो गया है, लेकिन 6 महीने के भीतर इसे संसद से पास कराना होगा। बलात्कार के केस में पीड़िता की मौत होने पर फांसी की सजा भी संभव है। तेजाब फेंकने पर 10 साल तक की सजा मुमकिन है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह। राजन, यानी जब तक अब ये जो कैबिनेट से पास हुआ अध्यादेश है जिस पर राष्ट्रपति ने आज दस्तखत कर दिए हैं, 6 महीने के भीतर यही कानून रहेगा जब तक सरकार इसको संसद में पेश नहीं करती। बिल्कुल, ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है अध्यादेश, तो अगले 6 महीने तक संसद की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। लेकिन अगले 6 महीने तक जो अध्यादेश जारी किया गया है उसके आधार पर ही जो आने वाले समय आज के बाद से जो तमाम इस तरह के यौन अपराध होंगे उसके तहत न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि अदालती कार्रवाई भी उसी के आधार पर होगी और उसी के आधार पर सुनवाई के बाद सजा भी सुनाई जा सकती है। और जो प्रावधान अध्यादेश में किए गए सजा के आज के बाद से जो भी अपराध होते हैं वो सजा अब अपराधियों को दिया जाएगा। जो आरोपी हैं उनके लिए मुश्किल अब शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार ने जिस तरीके से अध्यादेश जारी किया है, संसद का सत्र अभी आने वाला है, बजट सत्र, लेकिन सरकार का ये मानना है कि बजट सत्र तक बिल को पूरे तौर पर मंजूरी दिला पाना मुश्किल होगा और इसलिए ये 6 महीने तक यानी मानसून सत्र तक संसद से मंजूरी लेनी होगी। और सरकार को ये उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर ये बिल की शक्ल में संसद में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे भी इस अध्यादेश के आधार पर काम जारी रहेगा। शुक्रिया राजन इस जानकारी के लिए। तो महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए और उनके खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए अब जो अध्यादेश था उस पर राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए। दिल्ली गैंगरेप के बाद पूरे देश में बलात्कार के दोषी को जल्द से जल्द सजा देने की मांग हो रही है। ऐसे मांग के बीच पिछले कई दिनों में देश के निचली अदालतों में रेप के केस में काफी तेजी से फैसले सुनाए गए हैं। बताएं कि उछानी थाना क्षेत्र में करीब 10 महीने पहले 12 साल की एक लड़की से बलात्कार के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया था। बलात्कार और हत्या का दोषी पाए गए अख्तर को फांसी की सजा सुनाई गई है। अख्तर पर 4 अप्रैल 2012 को उछानी कोतवाली में बलात्कार और हत्या का केस दर्ज हुआ था। अख्तर ने पड़ोसी की लड़की को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाकर बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। अपर जिला जज ने इस मामले को रेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में समाज विरोधी और रोंगटे खड़े कर देने वाला माना। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बलात्कार के दोषी को 10 महीने में सुनवाई पूरी कर मौत की सजा सुना दी गई। बदायूं की जिला अदालत ने आरोपी को बलात्कार के बाद हत्या का दोषी माना और मौत की सजा के साथ साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया। कटिहार की एक अदालत ने बलात्कार और हत्या के दोषी को 4 सुनवाई के बाद ही फांसी की सजा का ऐलान किया है। बच्ची के साथ रेप कर हत्या का आरोप उसी के चाचा पर लगा था। लड़की के चाचा ने इस घिनौने अपराध को 24 जनवरी को अंजाम दिया था। बिहार की कटिहार अदालत ने बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में उसी के चाचा को मौत की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि कोर्ट का यह फैसला महज 4 सुनवाई के बाद सुनाया गया है। 24 जनवरी को आरोपी चाचा ने अपनी 3 साल की भतीजी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने 24 घंटों के भीतर चार्जशीट दाखिल की। बाद में आरोपी चाचा ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। कटिहार कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से उम्मीद है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को अंजाम देने वालों में कानून का डर बनेगा और ऐसे अपराध को रोकने में मदद मिल पाएगी। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर चल रही बहस के बीच बीजेपी ने जेडीयू पर खुलकर हल्ला बोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया कि बिहार में एनडीए का गठबंधन टूटे तो टूटे, लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाली है। यदि टूटेगा तो फिर देखा जाएगा। अगर गठबंधन को टूटना है तो टूट जाएगा। लेकिन हमारे कल अध्यक्ष जी ने खुद ही कहा है, राजनाथ जी ने, और अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारा किसी प्रकार से कोई गठबंधन नहीं टूटने वाला है। देखिए, ये तो अजीब सा बयान है। साधु संत नहीं तय करेंगे तो क्या हाफिज सईद तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो? हमारे देश की संस्कृति रही है कि साधु संत सूफी इनके आशीर्वाद लेकर राज भी चलता रहा है, काज भी चलता रहा है, राजनीति भी करने वाले लोग आशीर्वाद लेते रहे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसा लगता है इससे कि इधर जदयू में ज्यादा डेस्परेशन है बनिस्पत की बीजेपी, यही तो मालूम पड़ता है और तो कुछ नहीं लग रहा है। कोई नरेंद्र मोदी दूसरे देश के आदमी तो है नहीं, ऐसा तो नहीं। नरेंद्र मोदी के अलावे अभी मुश्किल है, बीजेपी को कैंडिडेट नहीं है दूसरा। योग गुरु रामदेव ने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे लगता है कि इलाहाबाद के महाकुंभ में साधु संत और विश्व हिंदू परिषद पीएम पद के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। रामदेव ने यह भी कहा है कि जनता 10 फरवरी को साधु संतों के बड़े ऐलान के लिए तैयार रहे।
रामदेव के इशारे से इस बात का भी पता चलता है कि पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी का दावा सबसे मजबूत है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम इन वेटिंग होंगे या नहीं, ये चर्चा अब आम हो चली है। तेजी से बदलते घटनाक्रम में लोगों की निगाहें अब इलाहाबाद के महाकुंभ परिसर पर टिकी हैं। शायद यही वजह है कि ये भव्य धार्मिक स्थल अब राजनीति का अखाड़ा भी बन चुका है। महाकुंभ में 7 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद के साथ साधु संतों की अहम बैठक में पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी। महाकुंभ के सियासी अखाड़े में योग गुरु बाबा रामदेव खुलेआम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार संतों के जरिए तय किए जाने की बात कह रहे हैं। रामदेव ने तो इसके लिए तारीख भी 10 फरवरी तय कर दी है। मोदी के नाम पर मुहर लगेगी या नहीं, बाबा के हाव भाव इस बारे में बहुत कुछ साफ कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री विदेशी लोग निश्चित नहीं करेंगे। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये देश के संत तय करेंगे, देश की आध्यात्मिक सत्ता तय करेगी। संतों ने चिंतन शुरू किया है, इसका 10 तारीख तक बड़ा परिणाम आएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि संतों का काम सुधारक का है, शासक का नहीं। पीएम पद पर नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये तो जनता तय करेगी। देखिए, संत समाज भी एक आम नागरिक है, उनको भी जाके चुनाव में भाग लेना चाहिए। भाग लेना तो सबको चाहिए एक नागरिक होने के नाते, मगर मैं समझता हूँ संतों का अपना अलग काम है, सुधारक का काम, शासक का काम नहीं है। और कोई चाहते हैं वो शासक भी बनना चाहे तो उनका अपना स्वातंत्र है। देखिए, वो तो राजनेता है, वो सब तय करेंगे और प्रजा चुनेगी, प्रजा के ऊपर है। क्या समाज से भी अन्ना हजारे और किरण बेदी के रास्ते अलग हो गए हैं? इस सवाल से अन्ना, किरण और पूर्व आर्मी प्रमुख जनरल वीके सिंह बचते नजर आ रहे हैं। जब अन्ना से किरण बेदी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने लोकपाल बिल पर अपनी प्रतिक्रिया बता दी। संतोष देखिए ये पूरा जो हुआ और कहीं की एक अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है, मैं सपोर्ट करती हूँ। उन्होंने कहा कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा होता है। किरण बेदी ने बोला कि कुछ ना होने से नहीं, ये अच्छा क्या, उनको ये नया डिसीजन पता नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा तो ये बराबर नहीं है। पूर्व आर्मी प्रमुख जनरल वीके सिंह ने भी किरण बेदी को लेकर पूछे गए सवाल का गोलमोल जवाब दिया। एक प्रश्न है, टीम क्या है? हम लोग तो सब इकट्ठे हैं, जो हमारे साथ आना चाहते आ सकता है। आप भी वेलकम है। आपके चुनाव लड़ने की मांग हो रही है जनरल साहब। यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या का आरोपी नेता समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल हुआ। इसके बावजूद उसे पुलिस पकड़ नहीं सकी। हत्या के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता पर मुजफ्फरनगर के अलग अलग थानों में 28 आपराधिक केस दर्ज हैं। दिल्ली से 125 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में हत्या का आरोपी नेता समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल हुआ, लेकिन पुलिस को आरोपी नजर नहीं आया। मेराजुद्दीन नाम के समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव की तलाश पुलिस को कई दिनों से है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल ये हैं मेराजुद्दीन। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव मेराजुद्दीन की तलाश पुलिस को कई दिनों से है। मेराजुद्दीन का नाम ककरौली थाने में पहले टॉप 10 हिस्ट्री शीटरों की लिस्ट में शामिल है। 28 जनवरी को तेवड़ा गांव के प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या हुई थी। मेराजुद्दीन सहित 7 लोग हत्या के आरोपी हैं। मेराजुद्दीन हिस्ट्री शीटर बदमाश है, उसने 3 आदमियों से पकड़वा के उसको गर्दन पे से गोली मारी है। मेराजुद्दीन को नामजद कराया गया, 7 आदमी उनसे ही नामजद हैं। देखो, हत्या के पीछे तो ऐसा ही ना, पुराने इनके कई कारण है, आपसी चुनावी रंजिश भी है और जमीन संबंधी भी कुछ विवाद हैं। शिरडी के साईं बाबा को साल 2012 में भक्तों ने 274 करोड़ रुपए का नगद चढ़ावा चढ़ाया है। साल 2011 के मुकाबले ये चढ़ावा 20% ज्यादा है। ये जानकारी शिरडी साई संस्थान की ओर से जारी की गई है। शिरडी के साईं बाबा के धाम में भक्तों का जमावड़ा लगा है। साई के दरबार में मत्था टेकने देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। बाबा के दर्शन कर भक्त अपनी श्रद्धा के भेंट के रूप में बाबा को सोने, चांदी और नकदी का भी दान करते हैं। साई बाबा संस्थान के मुताबिक साल 2012 में साई के दरबार में भक्तों ने 274 करोड़ रुपए नकदी का दान दिया है। इसके अलावा 36 किलो सोना और 373 किलो चांदी का भी चढ़ावा चढ़ाया गया है। साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के मुताबिक ट्रस्ट की कुल संपत्ति करीब 800 करोड़ रुपए की हो गई है। श्री साई बाबा संस्थान का जनवरी 2012 तो दिसंबर 2012 इस कैलेंडर ईयर में जो कैश रिसीट है वो अमाउंट 274 करोड़ है।
तमिलनाडु में एक महिला ने मनाया 110वां जन्मदिन। नीलगिरी के आदिवासी इलाके की महिला के जन्मदिन के मौके पर 5 पीढ़ियों के सदस्य इकट्ठा हुए। नीलगिरी में ऊटी के आदिवासी इलाके की इस महिला ने अपने परिवार की 5 पीढ़ियों के साथ मिलकर 110वें जन्मदिन का केक काटा। इस मौके पर महिला के परिवार के करीब 200 सदस्य जश्न में शामिल हुए। परिवार के लोगों ने बुजुर्ग महिला को जन्मदिन की बधाई दी और आशीर्वाद भी लिया। अपनी दादी को 110 साल की उम्र में भी स्वस्थ देखकर परिवार वाले बेहद खुश थे। उनका कहना है कि दादी बचपन से ही शाकाहारी खाना खाती रही हैं और अब वो सिर्फ दूध और दही खाती हैं। बुजुर्ग महिला नीलगिरी में रहने वाले आदिवासी समुदाय डोडा से आती है। महिला के परिवार का दावा है कि वो आदिवासी समुदाय की सबसे बुजुर्ग महिला है।